सत्ता सबक नहीं लेती है। पावर ऐसा नशा होता है कि सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने के लिए सत्ता हमेशा हर तरह के पुलिस और प्रशासन या पुलिस और सेना का इस्तेमाल करती है, ताकत का, हिंसा का इस्तेमाल करती है। और ये हमेशा से होता आया है और आज भी हो रहा है। ये जरूर है कि शांति के लिए लड़ने वाले, करने वाले लोग हमेशा वो भी साथ में रहे हैं और उनकी एक भूमिका रही है दुनिया को अहिंसा के या शांति के रास्ते पे ले जाने में। लेकिन उतना ही प्रमुख है कि सरकारें, और चाहे वो साम्यवादी सरकारें हो, कहने के लिए उन्होंने भी बड़े पैमाने पे हिंसा की है क्रांति के नाम पे, और उसी तरह से और भी तमाम जो भी सत्ता आई है उसने कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए हिंसा की है। तो मैं ये मानती हूँ कि इस तरह की हिंसा को जब भी होता है तो उसका असर बहुत ज्यादा सोसाइटी पे पड़ता है, और हमको हर हाल में उसको रोकने का और उससे आगे जाने का प्रयास करना चाहिए। इस देश में भी अहिंसा की बात करना सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी ने सिखाया है तो भारत ने सिखाया है, और भारत में इस तरह के कानूनों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो हिंसा को प्रवोक करते हैं या हिंसा को जायज ठहराते हैं। तो मैं मानती हूँ कि जलियांवाला बाग का मामला हो या गांधी की हत्या का मामला हो, हमें ये याद रखना चाहिए कि ये देश हमेशा महावीर का, बुद्ध का, गांधी का और कबीर का, नानक का देश रहा है, और वो ही पहचान रहे हैं। कोई जनरल डायर का भी किसी देश का पहचान नहीं हो सकता, और वैसे ही कोई रोलेट एक्ट और कोई भी हिंसक कानून, दमनकारी कानून कभी भी देश की अच्छे सरकार का पहचान नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को ये जरूर कोशिश करते रहना चाहिए। हालांकि आज ही यूपी में एक एनकाउंटर किया गया है, भले ही वो कितना ही बड़ा अपराधी हो, कानून की जो प्रक्रिया होती है उसको साइडलाइन करके इस तरह की कार्रवाई की भी हम यहाँ से बहुजन संवाद के दर्शकों के सामने निंदा करते हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है। आप सरकार में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे कानूनों से और सारी अदालतों से ऊपर है और प्रक्रिया से परे है। और एक तरफा कार्यवाही किसी भी मामले में नहीं की जानी चाहिए। लोगों को न्याय होना ही नहीं, न्याय होते हुए दिखना भी जरूरी है। कानून का राज तभी चलता है, और आप कानून के राज की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चाहे कहीं पे कोई भी सरकार हो, भारत में किसी राज्य की सरकार हो, अगर वो अपने हक के लिए लड़ने वाले लोगों के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई एक सीमा से ज्यादा जाकर करती है, अहिंसक तरीके से लड़ने वाले लोगों के ऊपर बंदूकें चलाती है, गोलियां चलाती है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे और कोई छात्र हो, इस तरह की दमन की कार्रवाई किसी भी हालत में आजाद हिंदुस्तान में तो नहीं ही की जानी चाहिए किसी सरकार के द्वारा। और जहां तक माफी मांगने का सवाल है, तो जिसने भी गलती की है उसको माफी मांगना ही चाहिए, और इस भावना के साथ मांगनी चाहिए कि अब दोबारा इस तरह की गलतियां नहीं की जाएंगी। पर क्या हमारी संसद जिस तरह से मौन कर दी गई है, जिस तरह से अभी माहौल बनाया जा रहा है देश में, पूरे विपक्ष को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उसमें क्या उम्मीद की जा सकती है कि हम जिस तेजी से तानाशाही की तरफ जा रहे हैं उसमें हमारे सामने जो लक्ष्य है वो तो अब लोकतंत्र को ही बचाने का हो गया है। कानूनों की और अदालतों की और संस्थाओं की तो क्या ही बात करें। तो मैं आज फिर जलियांवाला बाग के शहीदों को नमन करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि हमारे देश में जो शांति की बात करने वाले और शांति की संस्कृति निर्माण करने वाले लोग हैं वो एक साथ आएंगे, और भारत जुटेगा और फिर से खड़ा होगा, और सड़कों पर शांति की और प्रेम की और सौहार्द और बंधुत्व की बात करने वालों की का रेला निकलेगा। क्योंकि ये गोलीकांड, चाहे वो जलियांवाला बाग हो, चाहे और भी ये शहादतें जो हुई हैं जो आजादी के लिए, उन्होंने एक ही काम किया है, लोगों को झकझोरने का। भगत सिंह हो या उधम सिंह हो, वो इसलिए नहीं किसी की जान मार रहे थे या बम फेंक रहे थे कि उनको हिंसा करनी थी। वो इस देश की कमजोर बुज़दिल जो आत्मा थी, जो गुलामी से दबी हुई थी, उसको झकझोरना चाहते थे और सच्चाई के लिए लड़ाई करना सिखाना चाहते थे, और उसी के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी थी। तो हम सबको भी ये शहादत याद करने का हक तभी है जब हम सच्चाई के साथ खड़े होने की हिम्मत जुटा सके और हमेशा गलत को गलत बेखौफ होकर कह सके। धन्यवाद।
आप कुछ कहना चाह रहे हैं सुनील जी? तिवारी जी, एक लाइन बोलना चाहता हूँ जी, ये जोड़ना चाहता हूं कि एक और सबक ये ने भी अपने जो लोग हत्या करने वाले थे उन्हें बचाया था। आज भी भारत के अंदर ये जो मैंने बताया कि 1 लाख लोग मारे गए हैं, 24 मुल्ताई और सहित, इसमें कभी भी अधिकारियों को सजा नहीं होती जो सीधे सीधे हत्या करते हैं। क्योंकि जागृति बहन ने एनकाउंटर की बात की है और यूपी एनकाउंटर स्टेट के तौर पे कई बार लोग इसकी पहचान होती रही है ना। वो इस समय जो है योगी राज में एनकाउंटर हो रहे हैं, पहले भी एनकाउंटर हुए हैं। तो ये जो एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का जो पूरा मामला है, उसमें कभी भी स्टेट जो है हत्या करने वालों को सजा नहीं करता। और ये भी क्योंकि अरविंद श्रीवास्तव साहब यहाँ पर हैं और कानून जो है उसके अंदर ये जो है, जब आंध्रा के अंदर जब फुल बेंच थी हाईकोर्ट की, उसने ये तय किया था कि हर गोली के हर आदमी मरने के बाद, क्योंकि वहां पर आंध्रा और उस समय बहुत सारे एनकाउंटर्स हुए थे नक्सलवादियों के नाम पर, तब ये तय हुआ था कि कोई भी अगर एक की भी मौत होती है, हत्या होती है, तो उसके अंदर एफआईआर होगी और केस जाएगा और स्टेट को प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। लेकिन उसके ऊपर स्टे लग गया और आज तक वो स्टे लगा हुआ है और पूरे देश के अंदर ऐसे एनकाउंटर्स जारी हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी होते हैं, कश्मीर में होते हैं, पंजाब में होते हैं, पूरे देश में होते हैं, उन्हें बचा लिया जाता है सरेआम। मतलब जलियांवाला बाग कांड से जो है सीखे नहीं है कि जो लोग गलत काम करते हैं, कानून हाथ में लेते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बस इतना ही कहना चाह रहा था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साथी। हमको याद आता है आज के दिन स्मृतियों से ओझल नहीं हो पाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो आज की तारीख में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे और इन्होंने खुलेआम कहा कि 1 पर 3 मारो, और इनकी पुलिस जाकर के भवानीपुर में 14 वहां के ग्रामीणों को गांव से निकाल करके, विधिवत गांव से निकाल के पकड़ के लाती है बाहर अपना नहर पर, उनको गोली मारती है और ये बाद में उनके ऊपर केस भी चलता है। उन पुलिसकर्मियों को मामूली दंड दे करके उनको निलंबित करके छोड़ दिया जाता है। तो हम जलियांवाले बाग से ऐसा सबक लेते हैं। अरविंद श्रीवास्तव जी, हमारा समय समाप्त होने वाला है, आप अपनी टिप्पणी के साथ इसका समापन करें। अरविंद श्रीवास्तव जी, आप देखिए, अगर आप लोगों को याद हो, मणिपुर में जो आर्म्ड फोर्स का जो हेडक्वार्टर था, उसके सामने हजारों नग्न महिलाओं ने प्रदर्शन किया था। यह अभूतपूर्व घटना थी। नग्न महिलाओं ने, और ये कहा था कि आओ हमारा रेप करो। नारा क्या था? आओ हमारा रेप करो। मणिपुर में कम से कम 5000 लोगों को आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा अफसा कानून के अंतर्गत मार दिया गया, जिसकी कोई जांच नहीं हुई, जिसमें किसी को सजा नहीं हुई, क्योंकि उनको इम्यूनिटी है, प्रोटेक्शन है। वैसे तो सीआरपीसी में ही प्रोटेक्शन है, सेक्शन 197 में, कि जब तक सैंक्शन नहीं मिलेगा आपको, कोई भी आपके द्वारा किया गया कार्य, अगर आपके डिस्चार्ज आप ड्यूटी में है, जब तक सरकार सैंक्शन नहीं देगी तब तक आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। और चूंकि वो सरकार के इशारे पे ही सब होता है, इसलिए सैंक्शन मिलने का कोई प्रश्न पैदा होता नहीं, और सैंक्शन नहीं मिलता इसलिए उनको प्रोसिक्यूट करने का होता नहीं। ये मामला हाई कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच भी बिठाई मणिपुर के मामले में, और ये पाया भी कि बड़े पैमाने पे फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, बड़े पैमाने पे रेप हुए। कश्मीर में बड़े पैमाने पे रेप हुए हैं और फर्जी एनकाउंटर। और आपको मालूम होगा कि एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, जिसको वो जो कैचअप एनकाउंटर या कुछ कहा था, कि आर्मी के जो वो था ब्रिगेडियर, उसने निर्दोष लोगों को मारा, और फिर ये दिखाने के लिए कि एनकाउंटर में मारे गए हैं, वो केचप की शीशी से लाल वो डाल दिया और फोटो खिंचवाई कि उनका खून है, जबकि एक्चुअली वो केचप या टमाटो सॉस था वो। तो ये तो बड़े पैमाने पे हुए, लेकिन इक्का दुक्का लोगों को ही किसी को सजा हो पाती है या उनके खिलाफ कुछ एक्शन हो पाता है। बाकी तो पुलिस में तो किसी के खिलाफ नहीं होता, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी लगभग किसी के खिलाफ नहीं होता। आर्मी में थोड़ा सा सख्ती होती है तो कुछ लोगों के खिलाफ कभी कार्रवाई हो जाती, लेकिन चूंकि ये प्रोटेक्शन है इन लोगों को, कल्लूरी को तो सही मायने में जितनी सजा दी जाती है, उसने जितने अपराध किए हैं वो अनपैरेलल है, लेकिन कुछ नहीं हुआ कल्लूरी का। तो ये एक्चुअली बनाया ही गया इस तरह से कि इनके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन ना हो, क्योंकि ये
स्टेट के कहने से करते हैं, राज्य के कहने से करते हैं, सरकार के कहने से करते हैं। इसलिए ये उनको से उम्मीद ही नहीं करना चाहिए किसी से कि इनके खिलाफ कोई एक्शन हो पाएगा। आप करते रहिए। उल्टा वो हिमांशु जोशी को वो 5 लाख रुपए का जुर्माना जो है, उसने वो केस ले गया सुप्रीम कोर्ट तक, तो उसी के ऊपर 5 लाख का जुर्माना जस्टिस खानविलकर ने लगा दिया कि आप जो इस तरह की वो कर रहे हैं। तो आप समझिए, न्यायपालिका का भी चरित्र देखिए, और शासन का जो है वो तो है ही। न्यायपालिका ही अगर ईमानदारी से और कठोरता से अगर न्याय के उसका पालन करे तो काफी कुछ मामले पर। न्यायपालिका भी तो एक तरीके से राज्य सत्ता का ही हिस्सा है ना। जी सर। तो इसलिए अभी आज हम लोग जलियांवाले बाग से क्या सबक मिला देख रहे हैं, उसके लिए हमारे गोसाई महाराज बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जिसके पास सत्ता है, जिसके पास लाठी है, उसी की भैंस है। तो ऐसी व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो नहीं चलती है। हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? 1919 के बाद वो चिंगारी आगे बढ़ी और हमें स्वाधीनता दिलाई। स्वाधीनता के बाद बाबा साहब ने इतना बढ़िया संविधान रचा, हमको संविधान दिया। हम बाबा साहब को भी कल याद करेंगे और उनके उस संविधान का माखौल आज उड़ाया जा रहा है। बाबा साहब की मूर्तियों पर हम रोज फूल माला चढ़ा रहे हैं। आज की तारीख में उनको हम पत्थर की उसकी मूर्ति बना करके उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन जो इन लोगों की भावनाएं थी कि लोक कल्याणकारी राज्य कैसे हो, समता मूलक समाज कैसे स्थापित हो, हर आदमी का अधिकार कैसे सुरक्षित हो, इसके निमित्त हमने जलियांबाग और उसके बाद जितने भी नरसंहार होते चले जा रहे हैं, लेकिन हम कोई उससे सबक नहीं ले रहे हैं। जबकि आज जरूरत है ऐसे सारे मानवीय संबंधों को याद करने का, ऐसे सारे साथियों का जिनका कारण जिनका राज सत्ता द्वारा दमन किया गया, हत्या किया गया, उन सारे साथियों को हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको सादर नमन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज अपने इस कार्यक्रम में